दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और हम बात कर रहे थे दोस्तों कक्षा 6 के रीड से जुड़े हुए टॉपिक हमारी सांस्कृतिक विरासत की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और हम हमारी सांस्कृतिक विरासत के आगे के पोर्शन को हम देखते हैं। कल हमने बात की थी मौर्य काल के बारे में कि मौर्य काल की जो सांस्कृतिक विरासत थी वो किस प्रकार हमें प्राप्त हुई। आज हम थोड़ा सा और उससे आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है हमारी सांस्कृतिक विरासत। ये हमारा टॉपिक चल रहा था और इसके अंदर हम बात करेंगे। आज हमने कल बात की थी कि पाटलिपुत्र के समीप दीदारगंज में जो चमरधारिणी स्त्री की मूर्ति मिली है, पटना परखम से यक्ष की प्रतिमा मिली है, लोहानुपुर से हमें मानव धड़ मिला है। तो ये मौर्यकालीन जो शिल्प कला वैभव था उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ चर्चा वहाँ पर की थी। आज हम सब बात करते हैं दोस्तों उससे आगे और कुषाण काल में किस प्रकार जो ये आपकी सांस्कृतिक विरासत का हमें परचम मिलता है वो मिलता है कुषाण काल में। तो कुषाण काल में क्या इसकी स्थिति थी? अगर हम बात करें तो दोस्तों कुषाण काल में सर्वप्रथम जो मूर्ति मिली वो सर्वप्रथम मूर्ति किसकी मिली? सर्वप्रथम मूर्ति मिली दोस्तों बुद्ध की। और ये बुद्ध की मानव के रूप में, मानव रूप में ये मूर्ति मिली। तो कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्ति बनी और इसे भारतीय कला की अगर हम बात करें तो भारतीय कला को इस युग की ये सर्वोत्तम देन है। भारतीय कला को सर्वोत्तम देन मानी जाती है बुद्ध के मानव के रूप में। जो कलाकृति वहां पर मिली है, जो मूर्ति मिली है, वो इस कला के जो प्रमुख केंद्र थे वो थे दोस्तों गांधार और मथुरा। गांधार और मथुरा ये काफ़ी फेमस थे उस समय, मुख्य केंद्रों के रूप में जाने जाते थे। और गांधार और मथुरा के अंदर जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वो मूर्तियां बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो कैसी मूर्तियां प्राप्त हुई है? ये मूर्तियां प्राप्त हुई है दोस्तों बौद्ध व हिंदू देवी देवताओं की। तो बौद्ध व हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जो है वहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। जैन तीर्थंकर इनकी मूर्तियां प्राप्त हुई है। इसके अलावा शिव की मूर्तियां प्राप्त हुई है और शिव के दो रूप प्राप्त हुए हैं। एक के अंदर तो एक लिंग और दूसरा जो है वो मानव रूप में। ये शिव की जो है मूर्तियां प्राप्त हुई है। इसके अलावा कृष्ण बलराम की मूर्ति जो है गांधार व मथुरा से प्राप्त हुई है। और अगर हम बात करें तो कार्तिकेय की मूर्ति प्राप्त हुई है। कार्तिकेय की, इंद्र की, सूर्य की, लक्ष्मी की, इसके अलावा सरस्वती की। ये मूर्तियां जो है वो गांधार और मथुरा जो प्रमुख केंद्र थे इसके वहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां भी जो है वहां से प्राप्त हुई है। ये गांधार और मथुरा जो कला थी उसको प्रकट करती हैं सारी चीज़ें कि कितना समृद्ध कुषाण काल के अंदर ये मूर्ति काल रहा और शिल्प कला का वैभव जो है वो यहाँ से पूरा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो जो गांधार ये शैली थी, ये गांधार शैली दोस्तों इसकी बात की जाए तो इसके जो शिल्पकार थे वो शिल्पकार कौन थे? इसके शिल्पकार थे दोस्तों यूनानी। तो गांधार शैली के शिल्पकार जो थे वो यूनानी थे, मूर्तिकला के शिल्पकार यूनानी थे। और उनकी कला का विषय अगर बात की जाए तो विषय क्या था? विषय था इनका भारतीय। तो भारतीय विषय, कला का आधार भारतीय विषय था और इन भारतीय विषयों के ऊपर ही ये क्या करते थे? ये मूर्तियां बनाते थे। तो ये विषय जो था भारतीय विषय, ये कला का आधार माना जाता था यूनानी जो गांधार के अंदर शैली थी, जो मूर्ति कला थी उसका। अब यहाँ पर अगर और हम देखें तो दोस्तों बौद्ध के अंदर हमने बात की कि साहब यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है।
तो बुद्ध की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, ये बुद्ध की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है जिसके घुंघराले बाल थे। यानी बुद्ध के सिर पर, आपने भी देखा होगा इस तरह की फोटो कि बुद्ध के सिर पर घुंघराले जोड़े में बंधे हुए बाल और प्रभामंडल, इस प्रकार का जो चित्र था, इस प्रकार की जो मूर्ति थी वो यहाँ पर बनाई गई थी। इसके अलावा मूर्तियों में एक और विशेषता थी कि ये जो मूर्तियाँ थी, इन मूर्तियों में वस्त्रों में पारदर्शिता थी। वस्त्रों में पारदर्शिता और सलवटें। तो पारदर्शिता और सलवटें ये किस चीज को तथा दर्शाती है? ये दर्शाती है इसके यथार्थ प्रभाव को। तो ये जो थी, ये बुद्ध की प्रतिमा, या हम यूँ कहें कि गांधार मूर्तिकला के अंदर ये चीज़ें विशेषतया दिखती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें गुप्त काल की। गुप्त काल, ये कक्षा 6 से जुड़ी हुई चीज़ों को हम देख रहे हैं दोस्तों, इसलिए विस्तृत यहाँ पे हम इनको नहीं देख रहे। फिर अलग से हम एक एक चीज़ को लेते हुए, जैसे कि हम बात करें गुप्त काल की या कुषाण काल की, या हम बात करें मौर्य काल की, तो पर्टिकुलर एक एक विषय के ऊपर हम काफ़ी विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में। अभी सिर्फ कक्षा 6 से जुड़ी हुई जो जो चीज़ें हैं मुख्यतया, उन्हीं को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब गुप्त काल की यहाँ पे बात करते हैं। तो गुप्त काल के अंदर सबसे पहले तो बात यह है कि गुप्त काल को दोस्तों भारतीय कला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। भारतीय कला का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग जो है वो कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा है कि भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और गुप्त काल में ही दोस्तों चित्रकला, मूर्तिकला, मंदिर निर्माण कला, ये जो प्रमाणिक शास्त्र थे, इनकी रचना हुई थी। और इस काल में ही मूर्तिकला जो थी वो भारतीय तत्वों से और ओतप्रोत थी। चारों तरफ से भारतीय तत्व जो थे इस मूर्तिकला के अंदर दिखाई देते थे। और इस काल में 3 प्रमुख धर्मों की बात की गई मूर्तियों के अंदर जब निर्माण किया गया, तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की जो मूर्तियां थी वो मुख्यतया बनाई गई। कौन कौन से थे? हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म, इनकी मूर्तियां जो थी वो विशेष रूप से इसमें निर्माण किया गया, मूर्तिकला के अंदर निर्माण किया गया। और इस काल में बनी जो मूर्तियां थी उसमें हिंदू धर्म से संबंधित कुछ मूर्तियां जो मिली है वो मिली है शेषनाग की, और सैया पर, शेषनाग और सैया पर विश्राम करते हुए विष्णु भगवान की मूर्तियां, विष्णु की मूर्तियां यहाँ पर मिली है। और ये मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मूर्तियां प्राप्त हुई है देवगढ़ से। और देवगढ़ मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? झांसी में है। और ये झांसी कहाँ पर है? यूपी में है। तो यूपी के झांसी से देवगढ़ मंदिर में शेषनाग और सैया पर विश्राम करते हुए विष्णु की जो ये मूर्तियां प्राप्त हुई है, ये मूर्तियां गुप्त काल से संबंधित है। इसके अलावा शिव की मूर्तियां प्राप्त हुई है, पार्वती की मूर्तियां प्राप्त हुई है, त्रिमूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। ये चीज़ें जो है यहाँ पर प्राप्त हुई है। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर गुप्त काल की ही, तो इस काल से दोस्तों सारनाथ का जो धर्म चक्र प्रवर्तन है, उस मुद्रा में पद्म आसन में बुद्ध की प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त हुई है। सारनाथ स्थित धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा, ये भी यहाँ से प्राप्त हुई है। गुप्त काल की ये चीज़ जो है वो हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा जैन तीर्थंकरों की कई प्रतिमाएं जो है वो इस काल में निर्मित हुई, गुप्त काल में। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो हमने क्या कहा कि ये जो था ये भारतीय कला का स्वर्ण काल माना जाता था, जहाँ पर हिंदू, जैन, बौद्ध सभी के अंदर सभी की प्रतिमाओं का विकास हुआ, मूर्तिकला का विकास हुआ। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर प्रमुखतया देखने को मिलती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों साहित्य की। ये हम बात कर रहे थे मूर्तिकला की, अब हम बात करते हैं साहित्य की, क्योंकि साहित्य से भी हमारा सांस्कृतिक जो विरासत है वो दृष्टिगोचर होती है। तो ये साहित्य के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों। हम अगर बात करें साहित्य की, तो साहित्य में क्या आते हैं, साहित्य में कहानी आती है, काव्य आते हैं, वैदिक साहित्य आते हैं। वैदिक साहित्यों की बात हम वैदिक साहित्य का जब हमने चैप्टर पढ़ा था वैदिक काल, उस समय भी हमने बात की थी। तो वैदिक साहित्य उनकी भी चर्चा की जाती है। अब वैदिक साहित्य के बारे में तो हमने पढ़ा था कि ये क्या श्रुति है, यानी ये पढ़ा नहीं जाता बल्कि बोला और सुना जाता है। तो तभी तो गुरु उस समय जो चीज़ें कहते थे वो उनके जो शिष्य थे वो सुनते थे। तो इस रूप में अगर हम नई पीढ़ी की बात करें तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्या आती है, नई पीढ़ी को हस्तांतरित होती जाती है और ये उच्चारण ही जो है वो नई पीढ़ी को दिया जाता है, संप्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है उनके पास। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर वैदिक साहित्य के साथ साथ कई धर्म जो थे उनकी कहानियाँ भी हम सुनते थे, जिनको जातक कथाएं कहा जाती है। जैसे बुद्ध की जो कहानियाँ हैं उनको जातक कथाओं के रूप में जाना जाता है। तो बुद्ध के पूर्व ये जन्म की कथाएं और अनेक जो काव्य हैं, कथाएं हैं, वो भी जो हमारी संस्कृति है, आज भी दादा परदादा या अन्य कोई हम किताबों के अंदर भी देखते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, हमें वो पुरानी यादें जो है वो रिमाइंड होती है, सारी चीज़ें देखते हैं। हमारे कई महाकाव्य है, जैसे कि कुछ महाकाव्यों की अगर बात की जाए तो हमारे महाकाव्य के रूप में कौन से हैं, हमारे दो प्रमुख महाकाव्य जो वर्तमान में भी आपने देखे हैं कोरोना काल के अंदर, रामायण और महाभारत। ये दो महाकाव्य आपने कोरोना काल के अंदर जब लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी उस समय भारत सरकार के द्वारा ये दो प्रमुख ऐतिहासिक महाकाव्य जो है वो चालू किए गए थे। रामायण जो है वो आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ये रामायण लिखी गई थी और महाभारत जो थी वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा। तो दोस्तों ये साहित्यिक ग्रंथ, तो वाल्मीकि द्वारा जो लिखित रामायण है उसमें क्या देखा हमने कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम, उनके साहसिक कार्य, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन, वो सारी की सारी गाथा हमने रामायण के अंदर देखी, सुनी, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। तो श्री राम के जीवन की जो कथा है वो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूर्वी एशिया में, या यूँ कहें कि हम पूरे विश्व के अंदर इस चीज़ को जो है बड़ी ही आदरपूर्वक स्थिति के रूप में देखा जाता है। और आज भी श्री राम की जो कथा है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में फैली हुई है, देखी जाती है। तो संपूर्ण एशिया में, विश्व के कई भागों में इसको सुना जाता है, मंचित किया जाता है रामलीला के रूप में। वहीं पर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत जो है वो वेद व्यास, आपने देखा कि कौरव और पांडवों के मध्य जो युद्ध हुआ उसके बारे में बात करता है। इसके अलावा इसी महाभारत का एक जो भाग है जो भगवत गीता के रूप में जाना जाता है, और वो क्या है, वो श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया संदेश है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का प्रयास करती है। सांस्कृतिक विरासत हम देखते हैं इनसे। वहीं पर अगर हम बात करें दक्षिण की, तो दोस्तों दक्षिण के अंदर मदुरई शहर में, जो मदुरई शहर है वहाँ पर तमिल भाषा में साहित्य जो हैं उनको कहा जाता है संगम साहित्य। संगम साहित्य दक्षिण के मदुरई शहर में तमिल भाषा के साहित्य को क्या कहा जाता है, संगम साहित्य कहा जाता है। ये संगम साहित्य आज के तारीख में भी जीवंत माना जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें संस्कृत की दोस्तों, तो संस्कृत में गुप्त काल के अंदर कवि कालिदास का नाम आपने सुना होगा। तो संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वानों में कालिदास का नाम भी लिया जाता है, और कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसका नाम कोई भूल नहीं सकता। अभिज्ञान शाकुंतलम ये एक प्रसिद्ध रचना जो नाट्य के रूप में भी खेली जाती है। तो कालिदास जो थे वो अपनी इन रचनाओं को संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में ही लिखा करते थे। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में उनकी ये रचना थी,
और इन रचनाओं का दोनों भाषाओं में इस्तेमाल करना यहाँ पर एक चीज़ डिनोट करता है, एक चीज़ बताता है कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के शिक्षित, उच्च वर्ग के जो शिक्षित थे, वो शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते थे। वहीं पर प्राकृत बोलने वाले कौन थे? बाकी जो थे या शेष व्यक्ति जो थे वो प्राकृत बोला करते थे। तो ये दोनों ही जो पात्र थे, दोनों ही प्रकार के पात्र, संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का इस्तेमाल उनकी रचनाओं में किया जाता था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत में प्राकृत भाषाओं का काफी प्रचार उस समय मौजूद था और इन्हीं प्राकृत भाषाओं से वर्तमान की कई भाषाएं जो है हमारी उत्पन्न हुई है। तो इनसे ही एक और निकलता है भरत का नाट्य शास्त्र। ये भरत का नाट्य शास्त्र भी हमें इस काल की महत्वपूर्ण रचना के रूप में प्रदर्शित होता है। और इस नाट्य शास्त्र में क्या दिया हुआ है? इस नाट्य शास्त्र में नाट्य, नर्तन की स्थिति, अभिनय की स्थिति, संगीत आदि के बारे में ये जानकारी देता है। इन कलाओं के बारे में नाट्यशास्त्र जानकारी देता है। तो इसी काल में हम विष्णु धर्मोत्तर पुराण की भी बात करते हैं, जो काफी उपयोगी ग्रंथ के रूप में सामने आया है। यहीं पे हम कुछ और भी साहित्यकार और उनकी रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं विष्णु शर्मा की, विष्णु शर्मा का प्रसिद्ध जो रचना है वो है पंचतंत्र। आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होगी। ये विष्णु शर्मा का प्रसिद्ध जो है वो रचना मानी जाती है। एक और साहित्यकार जिनकी अभी हमने बात की थी, कालिदास। तो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके अलावा मेघदूत, इसके अलावा ऋतु संहार और कुमार संभव, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं पर अगर बात की जाए शूद्रक की, तो शूद्रक की जो प्रमुख रचना है वो है मृच्छकटिकम। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जो है सीधा सीधा पूछा जाता है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है, या पंचतंत्र किसकी रचना है, या मेघदूत किसकी रचना है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। वहीं पे बात करें अमर सिंह की, तो अमर सिंह की रचना है दोस्तों अमरकोश, अमर सिंह अमरकोश। वहीं पे सम्राट हर्ष की बात की जाए तो सम्राट हर्ष के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वो रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये सम्राट हर्ष की रचनाएं हैं। वहीं बाण भट्ट की बात की जाए तो बाण भट्ट की रचना है दोस्तों हर्षचरित्र, हर्षचरित्र। इसके साथ अगर हम बात करें इलांगरे आदिगल, तो इलांगरे आदिगल की रचना है दोस्तों शिल्पादिकरम। और ये शिल्पादिकरम जो है वो तमिल भाषा में लिखी हुई है। एक और तमिल भाषा में ही लिखी हुई जो रचना है वो है दोस्तों शीतले सतनार की। और शीतले सतनार की ये जो रचना है ये है मणि खेल ई, मणि खेलई। ये जो मणि खेलई रचना है ये भी तमिल भाषा की ही रचना है। तो ये कुछ प्रमुख रचनाओं की हमने बात की। इसी के साथ साथ ना केवल हमारा साहित्य इन क्षेत्रों में ही था, बल्कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी हमारा साहित्य काफ़ी उन्नत है। हम आयुर्वेद ग्रंथ की बात करें, चरक के द्वारा लिखा गया महान चिकित्सक, इसके दवाओं और बीमारी का इलाज जो है पूरा इस आयुर्वेद ग्रंथ के अंदर दे दिया गया। इसी तरह हम सुश्रुत संहिता की बात करें जो शल्य चिकित्सा से संबंधित थी। इसी सुश्रुत संहिता का 8वीं सदी के अंदर दोस्तों अरबी भाषा में भी अनुवाद किया गया था। और ये जो चिकित्सा शास्त्र था वो न केवल भारतीय देशों में बल्कि
भारत से बाहर भी, अरब देशों के अंदर भी ये जो है जाना जाता था। वहीं पे आपने नाम सुना होगा आर्यभट्ट का। तो आर्यभट्ट की रचना कौन? आर्यभट्ट की रचना थी, आर्यभट्ट की रचना थी आर्यभट्टीय। और ये आर्यभट्टीय जो सिद्धांत था वो क्या देता था? वो था खगोल शास्त्र के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में। आर्यभट्ट के बारे में हम पूर्व में भी एक वीडियो के अंदर चर्चा कर चुके हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। तो आर्यभट्ट की ये रचना आर्यभट्टीय खगोल शास्त्र के बारे में थी, जो भारत के खगोल विज्ञान के बारे में बताता है। और सबसे पहले आर्यभट्टीय में आर्यभट्ट ने यह बताया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। आज जो लोग बताते हैं वो भारत के आर्यभट्ट के द्वारा पूर्व में ही बताया जा चुका था। और ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो उन्हीं सिद्धांतों को आज जो खगोल शास्त्री हैं उन सिद्धांतों को प्रामाणिक मानते हैं और उसके आधार पर ही कार्य करते हैं। तो ये कुछ साहित्यिक बातें हमने की। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं दोस्तों शिलालेखों की। अशोक के शिलालेखों के बारे में आपने सुना होगा। दोस्तों अशोक के शिलालेखों से भी हमें काफी जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेख, देखिए दोस्तों, अशोक भारतीय इतिहास में पहला ऐसा शासक था जिसने क्या किया? जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से प्रजा को संबोधित किया, प्रजा को संबोधित किया। तो भारतीय इतिहास का यह पहला राजा था जिसने भारतीय इतिहास में अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, अपनी जानकारी, अपने द्वारा किए गए कार्य प्रजा तक पहुंचाए। और अशोक के द्वारा जो लेख लिखे गए, अभिलेख लिखे गए, उनकी अगर भाषाओं की बात की जाए तो भाषा किसमें थे? वो दोस्तों प्राकृत भाषा में भी थे, वो ब्राह्मी भाषा में भी थे, वो खरोष्ठी में भी थे, वो यूनानी में भी लिखे गए हैं और वो आरमाइक में भी हैं। तो इन सभी भाषाओं के अंदर जन भाषा, क्योंकि प्राकृत क्या मानी जाती थी? प्राकृत जन भाषा मानी जाती थी। तो प्राकृत भाषा उस काल की जन भाषा थी, इसलिए अशोक ने अधिकांश जो अपने लेख थे वो उन जन भाषा के रूप में ही लोगों तक पहुंचाने का काम किया। हालांकि उनके जो लेख हैं वो खरोष्ठी, यूनानी, अरमाइक में भी मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लेख हैं वो प्राकृत भाषा में थे, क्योंकि प्राकृत उस समय जन भाषा के रूप में जानी जाती थी। तो ये जो अभिलेख हैं, ये अभिलेख किस बारे में बात करते हैं? ये अभिलेख बात करते हैं दोस्तों व्यक्तिगत जीवन के बारे में। अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करते हैं, उसके राज्य विस्तार को बताते हैं, उसकी आंतरिक व विदेश नीति को जो है वो ये बताते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इनके माध्यम से प्रकट होती है, इन शिलालेखों, अभिलेखों के माध्यम से प्रकट होती है। अगर हम बात करें इन अभिलेखों की, तो इन अभिलेखों को दोस्तों दो भागों में बांटा जा सकता है। अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो बड़े समूह के अभिलेख और एक छोटे समूह के अभिलेख। छोटे समूह के अभिलेख, तो दो भागों में इनको बांटा जा सकता है। अब बड़े समूह के अभिलेखों की बात की जाती है तो बड़े समूह के अभिलेखों के अंदर 14 जो हैं वो तो है वृहत शिलालेख। 14 वृहत शिलालेख है, मेजर रॉक एडिक्ट जिनको कहा जाता है, और 7 स्तंभ शिलालेख। 7 स्तंभ शिलालेख, जो कल हमने अशोक चक्र की बात की थी, वो अशोक चक्र इसी स्तंभ शिलालेख से ही लिया गया हुआ था। और वहीं पर छोटे समूह की जहां पर बात की जाती है, छोटे अभिलेखों के अंदर आते हैं दोस्तों लघु शिलालेख। इसके अलावा लघु स्तंभ लेख, ये छोटे जो समूह के अभिलेख हैं उनके अंदर आते हैं।
बड़े समूह के जो अभिलेख हैं उससे अशोक की राजकीय नीति जो है वो पता चलती है, राजकीय नीति पर प्रकाश डालते हैं। वहीं पर छोटे जो अभिलेख है वो क्या करते हैं, वो अशोक की व्यक्तिगत धर्म तथा व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं, व्यक्तिगत धर्म तथा व्यक्तिगत जीवन पर ये प्रकाश डालते हैं। तो दोनों तरह के बड़े समूह के अभिलेख और छोटे समूह के अभिलेख, दोनों ही तरह के अभिलेख जो हैं वो मिलते हैं अशोक के काल के अंदर। अगर हम बात करें अशोक के प्रमुख जो पहला वृहत शिलालेख है उसकी, तो प्रथम वृहत शिलालेख में, अलग से हम इसके सारे शिलालेखों की बात करेंगे, यहाँ पे जो मुख्य मुख्य हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। वृहत शिलालेख के अंदर जो प्रथम वृहत शिलालेख था उसमें पशु हत्या पर पाबंदी लगाने की बात की है, ठीक है। वहीं पर 13वें वृहत शिलालेख के अंदर क्या कहा इसने, कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। 13वें वृहत शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। इसी तरह से जो अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं वहां पर अशोक की धम्म नीति के साथ जो जानकारी है वो वहां पर मिलती है, प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो 7 स्तंभ लेखों से क्या मिलता है, इससे जानकारी मिलती है धम्म नीति की व प्रशासन की, ये जानकारी मिलती है 7 स्तंभ लेखों की। इसके अलावा अगर बात की जाए अशोक के लघु शिलालेख की, तो अशोक के लघु शिलालेख में एक शिलालेख है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख काफ़ी महत्वपूर्ण शिलालेख, और इस शिलालेख की अगर बात की जाए तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये बैराठ जयपुर से प्राप्त हुआ है, और इसमें व्यक्तिगत धर्म की जानकारी मिलती है अशोक के। अशोक के व्यक्तिगत धर्म की जानकारी जो है यहां से मिलती है कि उसने बौद्ध धर्म के अंदर अपनी आस्था जो है वो प्रकट की, ठीक है। और ये शिलालेख जो कहां से प्राप्त हुआ, बैराठ जयपुर से प्राप्त हुआ। तो अशोक के अभिलेख जो थे वो काफी महत्व रखते हैं इस हिसाब से। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी गुप्तकालीन सिक्कों की। गुप्तकालीन सिक्के जो सांस्कृतिक विरासत में काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। गुप्तकालीन सिक्के, देखिए गुप्तकाल जो था वो इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत मुद्रा थी गुप्तकाल की। सबसे पहले अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त के काल में 6 प्रकार के सोने के सिक्के थे। 6 प्रकार के सोने के सिक्के थे, और ये 6 प्रकार के सोने के सिक्के कौन कौन से थे, ये थे पताका, धनुर्धर, युद्धक, चीता, वीणावादक और अश्वमेध। ये 6 प्रकार के जो सिक्के थे वो समुद्रगुप्त के काल के अंदर ये 6 प्रकार के सिक्के थे। वीणावादक प्रकार में समुद्रगुप्त वीणा बजा रहा है। गुप्त काल के ये सिक्के क्या प्रदर्शित करते हैं, ये सिक्के प्रदर्शित करते हैं कि एक सिक्के में पताका बना हुआ है, धनुर्धर बना हुआ है, युद्धक बना हुआ है, चीता बना हुआ है, वीणावाद बना हुआ है, यानी वीणा बजाते हुए, समुद्रगुप्त की ही वीणा बजाते हुए रचना है। ये सारे उसके अंदर बनाए गए हैं उन सिक्कों में। अगर हम बात करें इसी काल में चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय में धनुर्धर और जो छत्र है उस प्रकार के सिक्के महत्वपूर्ण मिलते हैं। इन मुद्राओं के अंदर ये सिक्के मिलते हैं। चांदी के सिक्के भी चंद्रगुप्त द्वितीय काल से मिले हैं, चांदी के सिक्के, तो ये भी इस काल को प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें इसके साथ साथ कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त ने हाथी सवार सिक्का,
हाथी सवार सिक्का ये चलाया था। दोस्तों हाथी सवार सिक्के, इसके अंदर क्या था, इस हाथी सवार सिक्के में उसमें कुछ नवीनता थी। इसमें राजा हाथी पर सवार है और पीछे छत्र पकड़े हुए एक सेवक बैठा हुआ है। सिक्के के पीछे के भाग में हाथ में कमल का पुष्प लिए लक्ष्मी का चित्र दिया हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये किनसे मिलती है, ये हमें मिलती है मुद्राओं से, और इससे इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। क्योंकि जो भी कोई मूर्ति बनाता है या जो कोई साहित्य लिखता है या जो कोई सिक्के निर्माण करता है, उनमें देता क्या है, उनमें यही तो देता है कि उनका पूर्वज जो है वो किस प्रकार का था। पूर्वजों के आधार पर या खुद के किए गए कार्यों को उन रचनाओं में प्रदर्शित करने का काम ये सिक्के या ये मूर्तियाँ या फिर ये जो आप साहित्य देखते हैं उनके अंदर किया जाता है। अगर अन्य गुप्त शासकों की बात की जाए तो उन्होंने भी सिक्कों के प्रचलन की दृष्टि से काफ़ी कार्य किया, और स्कंद गुप्त का जो काल था ये इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके सिक्कों में विक्रमादित्य भी उत्कीर्ण है। सिक्कों के माध्यम से तत्कालीन शासकों की रुचि, उनकी वेशभूषा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति आदि का ज्ञान होता है। अगर हम और इसकी विशेषताओं की बात करें, विरासतों की बात करें, सांस्कृतिक विरासत की, दोस्तों पल्लव राजवंश का नाम आपने सुना होगा। और पल्लव जो राजवंश है, ये पल्लव राजवंश कहाँ का है, पल्लव राजवंश, ये पल्लव राजवंश है दोस्तों दक्षिण का, दक्षिण भारत का ये राजवंश है। और पल्लव वंश की वास्तुकला दक्षिण की द्रविड़ शैली का आधार बनी। क्या बनी, दक्षिण की द्रविड़ शैली का आधार, इसलिए हम यहां पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। दक्षिण की जो द्रविड़ शैली की आधारशिला थी वो पल्लव वंश की वास्तुकला के आधार पर ही थी, इसके आधार पर थी द्रविड़ शैली की वास्तुकला। दोस्तों यहाँ पर दो शहर काफ़ी महत्वपूर्ण थे जो स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध थे। एक तो है कांचीपुरम और दूसरा है मामल्लपुरम। मामल्लपुरम, ये दो राज्य अपनी स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध थे, और इन्होंने एक अनूठी जो शैली थी वो यहाँ पर विकसित की जिसे द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के रूप में देखा जाता है। और ये जो मंदिर थे ये चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, और मंदिरों में काफ़ी अग्रणी ये हैं। इनमें कैलाशनाथ मंदिर और मामल्ल श्रेणी जो है, मामल्ल श्रेणी के रथ जो है सप्त पैगोडा, वो काफ़ी प्रमुख यहाँ पर हैं। पांडवों के नाम से निर्मित रथ मंदिरों को पंचरथ या पंच पांडव रथ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर दो जो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ देखी वो क्या थी, वो थी कैलाश नाथ मंदिर एवं मामल्ल शैली के रथ, जिनको क्या कहा गया, सप्त पैगोडा, ये प्रमुख है। और दूसरी चीज, पांडवों के नाम से निर्मित रथ मंदिरों को पंचरथ या पंच पांडव रथ के नाम से जाना जाता है। ये कुछ बात की हमने पल्लव राजवंश या दक्षिण भारत के कुछ शिल्प कला की। तो दोस्तों ये था हमारा कक्षा 6 से जुड़ा हुआ हमारी सांस्कृतिक विरासत का चैप्टर, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ों को हमने कवर किया है और काफ़ी प्रश्न जो है इनमें से पूछे जाते हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।